हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के बिहार बोर्ड का हिंदी पढ़ने वाले हैं हम। और हिंदी पर मैंने एक पहला वीडियो भी बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिगंत क्या है। मतलब जो पुस्तक है ना, पुस्तक के ऊपर जो नाम लिखा रहता है दिगंत भाग 2, उसके बारे में मैंने बताया था। अब हम चलने वाले हैं उसके अंदर। देखिए, एक एक करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आज हम जानेंगे गद्य खंड के बारे में। आप सबने देखा होगा, आपको मिलता होगा जब किताब पढ़ते होंगे, जब सिलेबस उठाते होंगे उसका पाठ्यक्रम में, तो आप एक जगह लिखा होगा गद्य खंड और एक जगह लिखा होगा काव्य खंड। तो हाँ, तो हम जानेंगे इस वीडियो में, ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ गद्य खंड के लिए रहने वाला है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर एक बार आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको गद्य खंड की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। ऐसे कोई एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि गद्य खंड का मतलब क्या होता है। तो आइए वीडियो को इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड वीडियो। देखिए, यहां पर आपका दिया गया गद्य खंड। देखिए, मुझसे यहाँ पर टाइपिंग से गलती हो गई, ये इस तरह का रहेगा, ठीक है। मुझसे टाइपिंग करते वक्त गलती हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। गद्य खंड। अब गद्य खंड किसे कहेंगे, मतलब गद्य खंड मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें बाबू कहानी, एकांकी, नाटक, निबंध इत्यादि मिलते हैं। देखिए, इसमें गद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो गद्य खंड के अंतर्गत आपको कहानी मिलेगी पढ़ने को, एकांकी मिलेगा आपको पढ़ने को, नाटक मिलेगा आपको पढ़ने को, और आपको क्या मिलेगा, आपको निबंध पढ़ने को मिलेगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ने को अभी आगे मिलेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें लय रिदम्ब नहीं देखने को मिलता है। अब ई क्या कह रहा है, रिदम देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि अगर कोई चीज, मान लीजिए मैं कोई गाना गा रहा हूं और मैं सुर ताल में नहीं गाऊं, एक सुर लगा के नहीं गाऊं, तो फिर मेरे गाने गाने का क्या मतलब। एक लय होना चाहिए ना मेरा। अगर मैं कोई आवाज पकड़ा हूं, कुछ बोल रहा हूं, तो एक लंबी मेरे पास एक होना चाहिए कि कोई कनेक्शन जोड़े। जैसे अगर मैं कोई पोएम पढ़ता हूं, कविता पढ़ता हूं, तो लगता है कि एक लय है, एक लय लग रही है, पंक्ति जो पढ़ते तो बुझाता है एक दूसरे से कनेक्ट है, पूरा एकदम कोई सारनी जैसा नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसको पढ़ते तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे गाय के 4 पैर होता है, गाय के 2 आंख होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं। ये देखिए, एक एक बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई पोएम पढ़ने लगेंगे, जब किसी पोएम को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने लगेंगे, मतलब कविताएं बोलने लगेंगे, तो वो आपका रिदम हो जाएगा। इसमें आपको रिदम देखने को नहीं मिलता है। रिदम मतलब समझिएगा लय। अगर एक कलाकार सुर जब पकड़ता है ना, तो सुर लगाता, मतलब एक पूरा एकदम लय में रहता है। आप उसका लय बिगाड़ देंगे तो क्या होगा। कह दीजिएगा कि खेत है, खेत में जाकर कुदार ले लीजिए और सुबह खेत कोड़िए। आप लगातार कोड़ रहे हैं खेत में, तले कोनो आके पूछ देगा क्या हाल है भाई आपका, तो उस दौरान आपका क्या हो रहा है, जिस रिदम में कोड़ रहे थे ना, आपका जो मन लगा हुआ था कोड़ाई करने में, उस दौरान आपका रिदम टूटेगा और कनेक्शन कहां जाके जुड़ेगा, जिस आदमी ने आपसे पूछा उसकी तरफ जाएगा। यानी जो आप काम में लय लगा के रखे थे ना, वो लय टूट जाएगा। वैसे याद रखिएगा कि एक मतलब पोएम हमेशा लय में रहता है, और ये गद्य खंड किस में रहेगा, आपका लय में नहीं मिलता है, रिदम में देखने को नहीं मिलता है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग अब जानेंगे इसके बाद इसकी विशेषताएं। देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है, गद्य खंड की विशेषताएं हम लोग जानेंगे। गद्य खंड की विशेषताएं क्या होती है। अब विशेषता की बात कर ले हम लोग, तो विशेषता में ध्यान दीजिए। विशेषता का मतलब होता है खासियत का मतलब वही समझिए, गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, कैसे पहचान करेंगे हम कि वही गद्य खंड है, ये जो हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड है। तो चलिए इसका हम लोग ध्यान से देखते हैं। आप लोग ध्यान से अंतिम तक देखिएगा कि इसकी रचना अनुच्छेद पैराग्राफ के रूप में होती है। पैराग्राफ मतलब कि जैसे मैंने एक बोल दिया, ऐसे एक मैं ऐसे बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं निबंध बोल रहा हूं, चाहे मैं एक राजा की कहानी बोल रहा हूं। फलाना गांव में एक राजा रहता था, उसकी 4 पत्नियां थी, उसके 2 बच्चे थे,
तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो दूसरा पैराग्राफ में स्टार्ट कर रहा हूँ, और दूसरा पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो मैं तीसरा लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूँ, इसके आगे आगे बताते जा रहा हूँ। तो ये होता है आपका क्या, पैराग्राफ के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी रचना करने वाले को लेखक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में राइटर के नाम से जानते हैं। भाई देख लीजिए कि अगर जो हम इसकी रचना करता है, मतलब जो इसको लिखता है, गद्य खंड को लिखने वाले जितने भी होते हैं, उन व्यक्तियों को हम किस नाम से पुकारते हैं, तो उन्हें हम पुकारते हैं लेखक के नाम से। और उन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं राइटर, ठीक है। अगला देखिएगा 3 नंबर इसमें का, इसमें हमें लय देखने को नहीं मिलता है। अभी हम आपको बताए थे ये लय इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला बोल रहा है कि इसमें लिखे गए वाक्य सरल, आसान एवं साफ साफ स्पष्ट होते हैं। देखिए इसमें जितने भी चीज लिखा गया है ये सरल है, आसान है। जैसे मान लीजिए कोई राजा की कहानी पढ़ रहे हैं, वो लिखा होता है इसमें सब साफ साफ समझ जाता है। अगर कोई निबंध पढ़ रहे हैं वो भी आपको साफ साफ समझ आ जाता है बढ़िया से। लेकिन अगर आप कोई कविता पढ़िए तो उसमें क्या देखिएगा, उसमें कुछ अलग अलग आपको मीनिंग मिलेगा, अलग मतलब कुछ शब्द समझ आएगा नहीं समझ। लेकिन अगर कहानी कोई पढ़ते हैं, निबंध कोई पढ़ते हैं, कोई जीवनी किसी की पढ़ते हैं, या आत्मकथा पढ़ते हैं, या रेखा चित्र पढ़ते हैं, मतलब जो चीज़ भी पढ़ते हैं उनके बारे में, तो उसके बारे में आपको अच्छे से समझ आएगा। भाषण किसी के देखते हैं तो उससे भी आपको क्या होगा, समझ आएगा। जैसे ये जो लिखा गया है, ये एक तरह से कहे तो इसमें लय देखने को हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसकी जो लिखावट है वो हमें साफ साफ सरल सरल समझ आ जा रही है, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, किसी भी विचार को प्रोज मतलब वही होता है, इंग्लिश में कहते हैं गद्य खंड को इंग्लिश में लोग प्रोज कहते हैं, गद्य खंड को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, प्रोज कहते हैं। तो किसी भी विचार को प्रोज के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें अधिक शब्दों की जरूरत पड़ती है। देख लीजिए, कहते हैं ना कि कविता में 2 लाइन का शब्द अगर रहता है ना तो उसमें ढेर सारी भावनाएं होती है, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए हमें ढेर सारा शब्द की जरूरत पड़ने लगती है। मतलब अगर हमें बोल दें कि आपको बताना है नरेंद्र मोदी जी के बारे में बढ़िया से, तो आप उनके बारे में बढ़िया से बताएंगे तो उनके ढेर सारा शब्द होगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कवि होगा, वो कवि के 10 लाइन ही लिख देगा, लेकिन उसमें सारे उसके बहुत सारी चीज उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब वो भाव डाल देगा उसके अंदर, और वैसे वैसे भाव निकल के आएंगे कि उसके बारे में बहुत जानकारी ले सकते हैं। छोटा सा लाइन रहे लेकिन बड़ा धमाका देगा आपको, तो समझिएगा यही। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि इसमें हमें भाव का महत्व नहीं देखने को मिलता है, वही बात बोले हैं इसमें हमें भाव का महत्व नहीं देखने को मिलेगा। हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है, मतलब किस भाव की तरफ जा रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कोई पोएम वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमें गहराई में चले जाते हैं, लगता है अच्छा इसके चीज के बारे में बात हो रही है बढ़िया से, मतलब गहराई, एक अलग तरह का भाव उसमें आता है। देखिए इसमें भी भाव आता है, लेकिन इसमें एक अलग भाव आता है, उसमें एक अलग भाव आता है, लेकिन इसमें ज्यादा हमें भाव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं